हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर के अंतर्गत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट आपका हो गया था। why is it not possible to see an atom with the naked eyes, ये भी हो गया था आपका। चलिए, ये क्वेश्चन था, इसमें भी आपने ये देख लिए थे केमिकल फॉर्मूलाज जो आपके होते हैं। चलिए, राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो इन सभी के केमिकल फॉर्मूले आप लोगों ने देख लिए थे। जहां पर सोडियम ऑक्साइड, देखो सोडियम ऑक्साइड जब आपको फॉर्मूले बनाने के लिए आएंगे, इसमें तो सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको याद नहीं है सपोज, तो आप कैसे फॉर्मूले बनाएंगे? तो इसके लिए रूल आप लोगों ने पढ़े थे। सोडियम ऑक्साइड में दो एलिमेंट है, एक सोडियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। दोनों के सिंबल लिख लेंगे आप। देन आप क्या करेंगे, उनकी वैलेंसी की बात करेंगे। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। इनको क्रॉस कर लेंगे, बस सोडियम ऑक्साइड आपका बन गया। ओके, बोलो भाई। चलिए, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में दो एलिमेंट हैं, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। ठीक है ना? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1। इसको क्रॉस कर लो, क्या आ गया? AlCl3। ठीक है। सेम सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड में भी सोडियम है एंड सल्फर है, तो सल्फर की वैलेंसी 2 और सोडियम की 1, Na2S। ओके, और यहाँ पर OH पर आपका कितना आता है बताओ? निगेटिव आता है, और मैग्नीशियम का 2 है यहाँ पर क्या? वैलेंसी। तो इस तरह से आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें Mg और OH है। OH पर आपका -1 आता है, Mg पे 2 आता है। इस तरह से ये MgOH का होल चॉइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो देखो इस तरह से जिनके भी हाइड्रोक्साइड आपने देखा, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड आप देखते हैं तो NaOH आता है। OH सिंगल अकेला आता है, उसमें दो नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना सोडियम की वैलेंसी पर। तो सोडियम की वैलेंसी तो एक ही है, OH पर एक निगेटिव है, तो कितना हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी चेंज हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला से आप क्या समझते हैं बताओ? केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र जिन्हें आप कहते हो। ठीक है ना? क्या होता है आपका रासायनिक सूत्र, बताइए? सूत्र, जब भी सूत्र की बात आती है तो जनरली शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई चीज दी गई होती है या सिंबल्स के थ्रू आपको बताया जाता है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंपाउंड का। ओके, किसी भी यौगिक का जो प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है वो केमिकल फॉर्मूले के थ्रू किया जाता है। ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? सो केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, किसी भी कंपाउंड का आपका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो उसी को क्या कहा जाता है? केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला आपको जनरली बताता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपका प्रेजेंट है। नाउ दूसरा क्या है, कोई भी जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स वहां पर प्रेजेंट है। ये आपको किसी भी केमिकल फॉर्मूले से पता चल जाता है। ठीक है ना? और सिंपलेस्ट वे है आपका किसी भी कंपाउंड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का। समझ रहे हो? जैसे आपने सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कितने एटम हैं। अगर आपने बोला सपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं समझ आ रहा है क्या कितनी चीजें, लेकिन अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, यानी कि आप रासायनिक सूत्र उसका लिख रहे हैं, तो आपको काफी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो chemical formulas are indeed used to represent the types and quantities of atoms that make up
कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है ना। जो आपका केमिकल फॉर्मूला है वो किस चीज के बारे में बता रहा है कि कितने टाइप के वहां पर एटम है, उनकी क्वांटिटीज कितनी है किसी भी एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में। ओके, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक केमिकल सिंबल। ये हम जानते ही हैं कि प्रत्येक जो तत्व होगा उस तत्व के लिए कुछ अलग प्रकार का सिंबल यूज किया जाएगा। बेसिकली जो उसका नाम है उस नाम का पहला या पहले दो लेटर आपके लिए जाते हैं, समझ रहे, चाहे उसका इंग्लिश नेम है, ग्रीक नेम है, लैटिन नेम है आपका, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने बोला हाइड्रोजन के लिए H लिया गया, ठीक है ना, वहीं पर हीलियम के लिए HE लिया गया है। तो सबका यूनिक एक सिंबल है सभी के लिए, तो आइडेंटिफाई करना आसान है। ओके, टिपिकली 1 or 2 लेटर्स डिराइव्ड फ्रॉम इट्स नेम इन इंग्लिश और लैटिन और ग्रीक, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, जो उनके नाम है, लैटिन में उनका क्या नेम है, इंग्लिश में उनका क्या नेम है, उससे एक या फिर दो लेटर आपके लिए गए हैं, जो आप फर्स्ट आपके पहला या पहले दो लेटर जो आपके होंगे, ठीक है ना, वो। फॉर एग्जाम्पल H रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एंड Cl रिप्रेजेंट क्लोरीन, ठीक है ना। क्या कहा गया है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H है आपका, यानी कि H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है और Cl जो है आपका क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। इन द केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, its chemical formula indicate that each molecule of hydrochloric acid contains one atom of hydrogen and one atom of chlorine। क्या कहा गया, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लेते हैं जो कि है HCl, तो HCl हमें क्या क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन उपस्थित है और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम क्लोरीन का है, ये हमें इंडिकेशन वहां से मिल रहा है। ओके, then this notation simplifies the representation of complex substances, okay, allowing scientists to easily communicate and understand the composition of compounds across various field of chemistry and beyond। okay, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं पदार्थों के बारे में, जब हमें उनके केमिकल फॉर्मूला नोन है या ज्ञात है या हम उनको निकाल पा रहे हैं। ओके, सिंपल सी बात है, यही आपका क्या है, रासायनिक सूत्र है। ओके, तो रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं, किसी यौगिक या तत्व का प्रतीकात्मक निरूपण है क्या, रासायनिक सूत्र, ठीक है। और रासायनिक सूत्र से परमाणुओं के प्रकार, कितने टाइप के हैं एटम्स, और संख्या ज्ञात होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3 नेगेटिव आयन। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, देखो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है ये आपको क्लियरली विजिबल है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बता ही रहा था आपको कि केमिकल फॉर्मूला अगर दिया गया है तो उससे बहुत आसान होता है टाइप्स ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना या बताना, ठीक है ना। तो H2S है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, तो 3 हो गया। PO4 3 निगेटिव में 1 फॉस्फोरस है, 4 आपके ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको करवाए थे, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड Na2O K2CO3, ठीक है। गिवन एटॉमिक मासेस ऑफ जिंक, Na, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए पहले फॉर्मूला यूनिट मास हम किसका निकालते थे, बताओ।
फॉर्मूला यूनिट मास हम किसका निकाल रहे हैं या किसका निकालते हैं? आयनिक कंपाउंड का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास आपका निकाल लेते। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिए गए हैं, फॉर्मूला यूनिट आपको केमिकल फॉर्मूला जो है वो बताए गए हैं, तो उनसे आप क्या निकाल लेंगे, उनके फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लेंगे, क्योंकि आपको हर एक एटम का मास भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो जैसे आपके पास पहले ZnO है, ठीक है, तो ZnO में जिंक का कितना है, 65 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ 16 है, तो 65 हो गया प्लस ऑक्सीजन 16। देन Na2O, Na2O में सोडियम 23 होता है, तो 23, और क्योंकि दो एटम है तो 2 इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन का 16। K2CO3 में K पोटेशियम जिसका 39 होता है, 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ओके, कैलकुलेट कर लेंगे। देन CO, यहाँ पर K2CO3 हो गया। ओके, तीनों कंपाउंड आपके हो गए, तो इस तरह से आप इनका क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे। ओके, सो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, atomic mass of Zn plus atomic mass of O, 65 plus 16 is equal to 81. Okay, चलिए, the formula unit mass of Na2O, 2 into atomic mass of Na plus atomic mass of oxygen. Okay, so 2 into 23 plus 16 is equal to 62. Okay, then the formula unit mass of K2CO3, 2 into atomic mass of K plus atomic mass of C plus 3 into atomic mass of O. Okay, is equal to 2 into 39 plus 12 plus 3 into 16. 78 plus 12 plus 40 is equal to 138 U. समझ रहे हो ना? जितने भी परमाणु थे उन सभी का टोटल जो होता है वही क्या है, वही मॉलिक्यूलर मास है, वही फॉर्मूला यूनिट मास है। बस जो आपके आयनिक कंपाउंड है उनके केस में हम फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 mole of carbon atoms weigh 12 grams, what is the mass of 1 atom of carbon? ठीक है ना, क्या कहा गया है, if 1 mole of carbon atoms weigh 12 grams, अगर एक मोल कार्बन परमाणु का जो भार है वो 12 ग्राम है, ठीक है ना। आपको पता है कि एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो उस परमाणु का जो परमाणुिक द्रव्यमान है उसको ग्राम में अगर आप ले रहे हैं तो उतना ही होता है, ठीक है ना। तो एक मोल कार्बन बराबर 12 ग्राम का, ठीक है ना। सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो आपको किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, आपको पता है 1 मोल कार्बन का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आप करेंगे। सो गिवन 1 मोल ऑफ कार्बन वे इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, इतने कार्बन एटम है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू एन एटम ऑफ कार्बन मास, ठीक है ना। तो इस तरह से हेंस मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 12 ग्राम इज डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपका कितना आ गया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, लिखे, यदि 1 मोल कार्बन परमाणु का भार 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, ये है प्रश्न।
दिया गया है 1 मोल कार्बन का भार बराबर 12 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल में परमाणु 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है ना। देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम इज इक्वल टू an atom of carbon mass, okay, hence mass of one carbon atom, one कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻। है ना, सिंपल सी बात है। 6.022 से 12 को डिवाइड कर लीजिए, नीचे जो आपका है वो +23 है। सिंपल सी बात है, 12 को आपने 6.022 से डिवाइड करना है, एंड जो 23 है 10⁻23 वो जब ऊपर जाएगी, अभी वो क्या है, आप बोलेंगे डिनोमिनेटर में है ना, हर में है तो वो अंश में अगर जाएगी, ऊपर जाएगी तो प्लस का 23 माइनस का 23 हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन, गिवन द एटॉमिक मास ऑफ Na इज 23 U एंड Fe इज इक्वल टू 56U, ठीक है ना। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसमें ज्यादा परमाणुओं की संख्या होगी। एक आपके पास सोडियम है जिसका 100 ग्राम है, और 100 ग्राम ही आयरन का है, जहां पर कि दोनों के एटॉमिक मासेस आपको पता है 23 एंड 56, ओके। चलिए, तो सबसे पहले 1 मोल में होते हैं कितने एटम्स, ठीक है ना। अब आपको 1 मोल का बराबर कितने ग्राम है, ठीक है ना, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए करिए जल्दी से। चलिए, तो हमें पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na इज इक्वल टू 23 ग्राम, ठीक है ना। सो जो आपका 100 ग्राम है उसमें कितने मोल्स होंगे ये आपको पहले कैलकुलेट करना है, ओके। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, number of moles of Na in 100 gram is equal to 100 upon 23, ठीक है ना। कैलकुलेट करो, 4.347 4.347 इतने मोल है, 100 ग्राम में इतने मोल है सोडियम के, समझ रहे हो। अब हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, जो कि किसकी वैल्यू है, Na या N0 जिसे आप बोलते हैं उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na in 100 grams is equal to 4.347 into Na, ओके। और राउंड ऑफ करके लिख लो इसको, 4.35 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20, ठीक है ना। दूसरा आपके पास क्या है, Fe, ओके। Fe का मास ऑफ 1 मोल ऑफ Fe is equal to 56, ठीक है। देन number of moles of Fe in 100 gram is equal to 100 divided by 56, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 2.10, ओके। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe
Fe in 100 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.10 इंटू Na, और Na की वैल्यू आपको पता है 2.10 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको और इसको कंपेयर करो 6.022 इंटू 10⁻23 को 4.35 से आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 को 2.40, यानी कि एक को 4 से गुणा कर रहे हैं, एक को 2 से गुणा कर रहे हैं। तो अधिक मान किसका आएगा जिसको 4 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, तो सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ओके ना, 100 ग्राम सोडियम है, 100 ग्राम ही आयन है। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे कि किसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, तो सोडियम में आपके परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि सोडियम का जो परमाणु का आकार छोटा छोटा है, तो 100 ग्राम लोगे दोनों के, तो जो छोटा छोटा आकार का होगा वो ज्यादा होंगे संख्या में। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तक इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।